आप लोग बुक खरीदे थे? कोई लोग? आप लिए? सभी लोग लेते तो ना बैच में स्टार्ट भी करते। ठीक है, आप लोग को बताए थे ना कि किरण पब्लिकेशन का वन लाइनर अप्रोच का बुक जो है समान अध्ययन का। ठीक है, क्या कीजिएगा आप लोग बताइए? सिर्फ चलने दे स्पीड ही देखिएगा, कम से कम इतना है, अगर बैच में चले या ना चले, हम बता रहे हैं आपको पढ़ना है। आप जाइए मार्केट में, देखिए पहले आप एक बार पलट के देखिएगा ना, आपको लगेगा कि नहीं हमें बेहतर चीज दिख रहा है, आप खरीद के घर पे भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि बैच में जो चीज चलेगा वही पढ़ना है। बैच में यहाँ सभी को लेके चलना पड़ता है, तो सबके अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, लेकिन आप घर पे तो स्वतंत्र हैं, आपको जो इच्छा हो वो पढ़ सकते हैं ना। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि जो जरूरत का चीज है उसको पढ़ें। ठीक है, बताएगा किसके अनुसार जो है भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है? लॉर्ड कैल्विन थे। लॉर्ड कैल्विन के द्वारा कहा गया था कि भौतिक विज्ञान जो है मापन का विज्ञान है। इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है कि किसके अनुसार जो है भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है, लॉर्ड कैल्विन। ठीक है, आगे आपको बताना है, जिस इकाई में भौतिक राशि मापी जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे मात्रक कहा जाता है। ठीक है, जिस इकाई में भौतिक राशि को मापते हैं उसे मात्रक यानी यूनिट बोलते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है, मापन के लिए प्रचलित जो पद्धति है वो टोटल कितना है? 7 है। ठीक है, जिसमें FPS का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, फुट, पाउंड और सेकेंड होता है। MKS का फुल फॉर्म बताना है, मीटर, किलोग्राम। ठीक है, सेकेंड हो जाएगा। आगे CGS का बताना है, सेंटीग्राम होगा कि सेंटीमीटर, तब ग्राम तब सेकेंड। ठीक है, ऐसे बोलना है, सेंटीमीटर, ठीक है, ग्राम तब सेकेंड। आगे आपको बताना है SI यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है SI यूनिट। ठीक है, आगे बताना है SI पद्धति में 7 मूल इकाइयां है, सहायक इकाइयां में 2 है। ठीक है, और आपको बताना व्युत्पन्न इकाई कितना है टोटल, यानी व्युत्पन्न यूनिट जो है, व्युत्पन्न मात्रक जो पढ़ते हैं आप, व्युत्पन्न मात्रक की संख्या 20 हो जाएगा। ठीक है, 20। ठीक है, क्या हुआ? जी जी जी, मूल मात्रक से बहुत सारा, तो 20 टोटल हम बता रहे हैं ना, 20 है टोटल। ठीक है जी, 20 व्युत्पन्न इकाइयां हैं। ठीक है, आगे जिसमें आपको हम बता रहे हैं, लंबाई का मात्रक बताइएगा तो। ठीक है, मीटर सही है, जो कि MKS पद्धति के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बताना है, एक है इरिडियम मिश्र धातु की छड़ है। ठीक है, इरिडियम मिश्र धातु की छड़ है, यह कहाँ रखा गया है? जो कि अंतर्राष्ट्रीय मापतौल कार्यालय है, जो कि कहाँ पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय मापतौल कार्यालय? ठीक है, यह पेरिस में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मापतौल कार्यालय कहाँ है? पेरिस में है। ठीक है, आगे आपको बताना है, लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? M से। ठीक है, यानी मीटर। हाँ हाँ, ठीक है, संकेत लंबाई का M ही होता है। समय का संकेत बताइएगा, S होता है। ठीक है, द्रव्यमान का kg, यानी यदि आप जैसे यूनिट एंड डायमेंशन टॉपिक पढ़ेंगे, बीमा यदि निकालना होता है वहां पे इस चीज का जरूरत पड़ेगा आपको, किसको हम किससे डिनोट करते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना MLT इनवर्स 2 पढ़ते हैं ना, या MLT पढ़ते हैं ना, तो M क्या होता है? लंबाई के लिए हम M का। ठीक है, आगे फिर जो है समय के लिए किसका करते हैं? S का। द्रव्यमान के लिए kg, तापक्रम के लिए K का, केल्विन। ठीक है, आगे आपको बताना है, यानी लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर को M से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक
सॉरी केजी और केजी किलोग्राम, यानी किलोग्राम को केजी से डिनोट करते हैं। प्रकाशीय तीव्रता या ज्योति तीव्रता, कैंडेला को किससे डिनोट करते हैं? सीडी से करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं? ए से करते हैं। पदार्थ का परिमाण का मात्रक बताना है, मोल हो जाएगा, ठीक है, MOL, ठीक है, MOL हो जाएगा। आगे बताना है समतल कोण का मात्रक क्या होता है? समतल कोण का रेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है, अभी भी पूछे तो सभी लोग बोल रहे हैं, फिर आगे सेट में जब दिखेगा तो आपको रेडियन स्टेरेडियन दोनों दिखेगा, इसलिए ध्यान रखना है। समतल कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन, और ठोस कोण का ऐसा मात्रक स्टेरेडियन हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड? ठीक है, 60 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है 1 मिली सेकेंड बराबर कितना सेकेंड होता है? मिली कितना होता है? 10 का पावर -3 होता है। मिली कितना? 10 का पावर -3। माइक्रो कितना होता है? -10 का पावर -6 होता है, ठीक है। आगे नैनो कितना होता है? 10 का पावर -9 होता है। और एक पिको कितना होता है? -12 होता है। तो आपको इस तरह से याद रखना है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इस तरह से ध्यान रखना है। और -3 सीधे बढ़ाते जाना, 3, 6, 9, 12 हो जाएगा ना। फिर आगे फेम्टो रहता तो क्या होता? 15 हो जाता, 10 के पावर -15, ठीक है, फेम्टो, जिसे क्या बोला जाता है? 1 फर्मी मीटर, ठीक है, 10 का पावर -15 1 फर्मी मीटर ना, सॉरी 1 फर्मी, वही तो हम भी बोल रहे हैं ना, 1 फर्मी। आगे आपको बताना है संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान, यानी P बराबर mv हो जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है बल का व्यंजक जो है न्यूटन के किस लॉ से प्राप्त होता है? बल का व्यंजक की बात करते हैं, F बराबर ma कितना हो जाएगा? न्यूटन के सेकंड लॉ से हो जाएगा। और जो है बल की परिभाषा जो है प्रथम नियम से। आपको ये भी बताना है कि जड़त्व का नियम किसे कहा जाता है? पहले नियम से प्राप्त होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ बताइए क्या है? प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। और फर्स्ट लॉ क्या होता है? यदि कोई वस्तु गति में तो गति में ही रहता है, ठीक है, सुन लीजिए। तो यानी कहने का मतलब कोई वस्तु यदि गति में है तो हमेशा चाहेगी कि हम गति में ही रहे, अगर कोई विराम में है तो विराम में ही रहे, ठीक है। आगे आपको बताना है पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल, यानी बल बट्टे क्षेत्रफल यानी लंबाई की बात करते हैं। आगे आपको बताना है अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? यानी वस्तु का घनत्व बट्टे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व। अब देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व कितना होता है? महत्तम होता है, अधिकतम होता है, यानी जल का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है? 4 सही करके बैठिए, कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है, ठीक है। आगे आपको बताना है प्लिमसोल रेखा क्या होता है, बताइए तो। प्लिमसोल रेखा किसी जहाज पर अंकित वह चिन्ह है जिस सीमा तक जहाज के पानी में डूबने तक उसका माल लादा जा सकता है। कहने का मतलब सीमा समझ रहे हैं? यानी कोई जहाज है, उस जहाज में यदि हम लोड करते हैं, उसका एक सीमा रहता है कि इस सीमा से जो है ज्यादा पानी ऊपर ना आए। यदि अगर उस पे सामान हम यदि लोड करते जाएंगे, वो दबते जाएगा ना, तो एक सीमा रेखा रहता है जिसे हम प्लिमसोल रेखा बोलते हैं। यानी उस पे यदि हम सामान लोड करते गए तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी एक निश्चित रेखा होती है, इस पे हम कितना लोड कर सकते हैं, कितना कहाँ तक पानी मतलब से ढका हुआ रहना चाहिए, तो वो प्लिमसोल रेखा कहलाता है, ठीक है। आगे बताना है तैरने का नियम किसके द्वारा दिया गया है? आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था, सही है। आगे आपको बताना है ससंजक बल किसे कहा जाता है, ये बताइए तो। ससंजक बल वो कहा जाता है ठोस में सबसे अधिक होता है ससंजक बल। हाँ, जब अणुओं के बीच जो है समान बल जब लगता है, यानी ठीक है, समान अणुओं के बीच समान जब बल कार्य करता है तो उसे ससंजक, और विपरीत वस्तुओं के बीच जब काम करता है तो आसंजक हो जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है जैसे कि जो गैसों में ससंजक बल का मान क्या होता है? सबसे कम होता है, यानी गैसों में ससंजक बल का मान जो है नगण्य होता है, और ठोस में क्या होता है? सबसे अधिक होता है, ठीक है। जैसे कि जिन द्रवों में के अणुओं के बीच जो है ससंजक बल अधिक होता है, वे बर्तन की दीवार को गीला करते हैं या नहीं करते हैं? तो नहीं ना करेंगे, ठीक है।
तो जब अधिक रहेगा नहीं चिपकेगा मतलब क्या हुआ, ठीक है, भाग जाएगा। जैसे कि पारा बोलते हैं, पारा चिपकेगा नहीं ना, यानी पारा अगर कहीं पे हम रखते हैं बर्तन की जगह तो गीला भींगा नहीं ना सकता है, फिर जो है अपने अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है श्यानता का ऐसा मात्रक क्या होता है, क्वाज होता है, और श्यानता गुणांक का क्वाजली ना, जिसे नीटा द्वारा सूचित किया जाता है। नीटा समझते हैं ना, एन को थोड़ा सा नीचे बड़ा कर देते हैं, ठीक है। बताएगा पतली सुई पृष्ठ किसके कारण जो है पानी पर तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण ही तैरती है, सही है। आगे आपको बताना है फाउंटेन पेन के जो है नीब की नोक जो है के बीच में चिरी होती है, जिससे इसके जो है स्याही को डुबोने पर वह उसमें चढ़ जाती है, ठीक है। ये किसके कारण, पृष्ठीय तनाव के कारण होता है, सही है। आगे आपको बताना है लैंप के बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना पृष्ठीय तनाव का कारण ही होता है। और आगे आपको बताना है जो है गंदे पानी में यानी केरोसिन तेल छिड़कने से जो है मच्छर का मर जाना, वो भी पृष्ठीय तनाव के कारण ही होता है। और बरसात की बूंदों को जो है यानी जमीन पे गिरना और गोलाकार दिखना, वो भी पृष्ठीय तनाव के कारण ही होता है, सही है। आगे बताना बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो किसकी संभावना होती है, आंधी तूफान। जब एकाएक नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान का, ठीक है। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो, जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना, और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहेगा। ध्यान रखना, तीन इसका जो है स्थिति बनता है। पहला, जब एकाएक गिरेगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा, और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ दिखाई देगा, ठीक है। आगे आपको बताना है बैरोमीटर का वही है, दिन साफ रहने की संभावना होती है। आगे बताना है वायु दाब के कारण जो है जल कितना डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर उबलने लगता है, तो वायु यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जल उबलना चाहिए, वायु दाब के कारण ही क्या होता है, उससे कम पे ही उबलने लगता है, ठीक है। आगे बताना है हाइड्रोलिक लिफ्ट यानी हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पे काम करता है, पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है, सही है। आगे बताना है हाइड्रोलिक प्रेस जो है ये किसके सिद्धांत पे, यानी जितना में जिसमें हाइड्रोलिक लगा हुआ है सब जो है पास्कल के सिद्धांत पे काम करेगा, ठीक है। बताइएगा साबुन जो है डिटर्जेंट आदि जो है ये जल के पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं, कम कर देता है, सही है जी। आगे बताना है आपको अवरक्त विकिरने का जो है तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है, 10⁻⁷ से -3 तक होता है। अवरक्त विकिरणों का जो है तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है, 7.8 गुने 10⁻⁷ से लेकर -10⁻3 तक होता है अवरक्त विकिरण का, ठीक है, तरंगदैर्घ्य परिसर। आगे बताना है क्या ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है, बिल्कुल। क्या निर्वात में ध्वनि गमन करती है, नहीं करती है। ध्वनि कैसी तरंग है, ध्वनि अनुधैर्य तरंग हो जाएगा, अनुप्रस्थ बोल रहे थे कुछ लोग, ध्वनि अनुधैर्य। आप लोग को बताया भी थे, ध्व आता है तो धैर्य, ठीक है, प आता है तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है, ठीक है। प्रकाश तरंग कैसा होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है। आगे बताएगा परावैंगनिक किरण का जो है खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, रीटर के द्वारा किया गया था। परावैंगनिक विकिरण का खोज किसके द्वारा किया गया था, रीटर के द्वारा किया गया था। लोहे के छड़ में ध्वनि का चाल कितना होता है, 51-30 मीटर पर सेकंड, 51 से 30 मीटर पर सेकंड। बताएगा हर्ट्ज या जो है लघु रेडियो तरंग जो बोलते हैं किनके द्वारा खोजा गया था, हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा ही खोजा गया था, इसलिए इसका नाम भी हर्ट्ज है, ठीक है। हर्ट्ज तरंग देता है या लघु रेडियो तरंग। आगे बताना है लघु रेडियो तरंग का जो है तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है, 10⁻³ से लेके 1 मीटर तक होता है। 10⁻³ से लेके कितना तक होता है, 1 मीटर तक होता है, ठीक है। आगे बताना है आपको फेरी क्वीन के लेखक कौन है,
अंग्रेजी साहित्य है फेरी क्वीन, एडमंड स्पेंसर है, ठीक है। और ये फेरी क्वीन जो है पहला जो है भाप इंजन भी था, ठीक है ना। ठीक, आगे आपको बताना है हैमलेट के लेखक कौन है। शेक्सपियर। जी बिल्कुल सही है, विलियम शेक्सपियर हो जाएंगे, सही है। आगे आपको बताना मैकबेथ के लेखक विलियम शेक्सपियर है। रोमियो एंड जूलियट के लेखक विलियम शेक्सपियर ही हो जाएंगे, सही है। जूलियस सीजर के लेखक विलियम शेक्सपियर ही हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताना पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन है। तो पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन हो जाएंगे, जॉन मिल्टन हो जाएंगे, सही है। आगे आपको बताना है सैमसन के लेखक कौन है। सैमसन एगोनिस्ट के लेखक, ये भी जॉन मिल्टन ही है। बताइए ऑफ दी बुक्स के लेखक कौन है। ऑफ दी बुक्स जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया ऑफ दी बुक्स, ठीक है। आगे बताना है दी होली वार किसके द्वारा लिखा गया है। दी होली वार दी होली वार पूछ रहे हैं, ये जॉन बेनियन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे बताना है ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था। 1929 में हुआ था, 1929 में। और कहां में स्थापित की गई थी। ऑस्कर बोल रहे हैं हम, क्योंकि अमेरिका हो जाएगा ना। संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स द्वारा जो है फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है ये, यानी ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, सही है। आगे बताना है इसका ऑफिशियली नाम क्या है। ऑस्कर पुरस्कार का, ऑस्कर पुरस्कार का ऑफिशियली नाम क्या है। तो एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट किस नाम से जानते हैं, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से जानते हैं, सही है। आगे आपको बताना है ऑस्कर एवं नोबेल पुरस्कार दोनों पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। ऑस्कर पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हो जाएंगे, जिन्हें 1925 में नोबेल पुरस्कार मिला था और 1938 में उन्हें जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला था, ठीक है। 1925 में नोबेल और 1938 में ऑस्कर पुरस्कार किन्हें मिला था, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को मिला था, ठीक है। आगे बताना ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय जो है कौन थे। भानु अथैया थी, जिन्होंने किस फिल्म के लिए मिला था इन्हें। तो गांधी फिल्म में जो है, गांधी फिल्म में, और गांधी फिल्म के, हाँ गांधी फिल्म में जो है कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए जो है रिचर्ड एटनबरो की जो है कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की थी ये, यानी रिचर्ड एटनबरो जो है गांधी जी का रोल लिए थे, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि गांधी फिल्म में जो है गांधी जी का रोल किसके द्वारा, रिचर्ड एटनबरो के द्वारा लिया गया था। बेन किंग्सले रोल लिया था। अच्छा एक मिनट, बेन किंग्सले गांधी जी का रोल लिए थे, ठीक है। और डायरेक्टर जो है ये कौन थे, नहीं डायरेक्टर अभी हम बता रहे, रिचर्ड एटनबरो जो है डायरेक्टर हो जाएंगे, निर्देशक थे। और इसमें जो है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए जो है भानु अथैया को जो है पहली बार जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला था। कब मिला था, नहीं एक मिनट, ठीक तो है। भानु अथैया को पहली बार जो है ऑस्कर पुरस्कार मिला था, किस लिए मिला था, वही गांधी फिल्म में जो है कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए मिला था, ठीक है। और ये किसके द्वारा निर्देशित किया गया था, रिचर्ड एटनबरो के द्वारा किया गया था। आगे बताना सत्यजीत रे को जो है कब मिला था ऑस्कर पुरस्कार। सत्यजीत रे को 1992 में मिला है ऑस्कर पुरस्कार। बताना ऑस्कर में नामित फिल्में जो है, जिसे पहला फिल्म कौन सा नामित था, मदर इंडिया। मदर इंडिया जिसको 1958 में नामित किया गया था ऑस्कर में, कब 1958 में। इसके बाद जो है सलाम बॉम्बे को 1988 में, 58 के बाद सलाम बॉम्बे 88 में। इसके बाद लगान को कब मिला था, 2001 में मिला था। और जल्लीकट्टू को 2020 में, ठीक है। ऑस्कर में नामित जल्लीकट्टू को भी किया गया है, ठीक है। आगे बताना है आपको मिस यूनिवर्स पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। 1952 मिस यूनिवर्स पुरस्कार 1952, और मिस जो है वर्ल्ड की बात करते हैं वो 1951 हो जाएगा, ठीक है। पहले मिस वर्ल्ड फिर मिस यूनिवर्स, ठीक है। मिस वर्ल्ड 1951 और मिस यूनिवर्स कब हो जाएगा, 1952 से शुरू की गई थी, ठीक है। आगे बताना है मिस यूनिवर्स जो है जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, जो कि सुष्मिता सेन हो जाएंगी, जो कि कब जीती थी 1994 में। इसके बाद लारा दत्ता कब जीती थी, 2000 में। मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की प्रथम महिला कौन हो जाएंगी, सुष्मिता सेन, जो कि कब 1994 में। इसके बाद लारा दत्ता जीती थी 2000 में, और इसके बाद 2021 में कौन जीती है,
हरनाज संधू, ठीक है, ये ध्यान रखना है, करंट में भी आपसे पूछा जा सकता है। हरनाज संधू जो है मिस यूनिवर्स बनने वाली जो है ये तीसरी भारतीय महिला है, तीसरी भारतीय। आगे बताना, लगातार 2 वर्ष जो है 2008 तथा 9 तक इस खिताब को जीतने वाला जो है कहाँ का एक पहला राष्ट्र था? तो वेनेजुएला के जो है 2 बार जो है 2008 और 9 में कंटिन्यू था वेनेजुएला, ठीक है, ये पहला है। आगे बताना, जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सर्वाधिक कितनी बार यह खिताब जीता है? मिस यूनिवर्स का खिताब सर्वाधिक बार जो है अमेरिका के नाम है, जो कि 8 बार है। आगे बताना है आपको, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सही है। आगे आपको बताना है, साहित्य पत्रकारिता एक ही चीज होता है। एक अभी अब से हम पूछे हैं पुलित्जर पुरस्कार, जिसकी शुरुआत कब हुआ था? 1917 में। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में, यह पत्रकारिता के क्षेत्र में या फिर साहित्य के क्षेत्र में। और एक पूछा जाता है प्रिट्जकर पुरस्कार, जो कि किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। वास्तुकला के क्षेत्र में प्रिट्जकर पुरस्कार को दिया जाता है, ठीक है। बताएगा, इन अ फ्री स्टेट के लेखक कौन है? इन अ फ्री स्टेट के लेखक बीएस नायपाल हो जाएंगे। और बीएस नायपाल को जो है मैन बुकर पुरस्कार कब मिला था? 1971 में, ठीक है। कुछ ऐसे हैं राइटर हैं और ऐसा कुछ पुस्तक है जिसे जो है मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त कर चुका है। जिसे से पहला था 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए किसे मिला था? बीएस नायपाल को। इसके बाद 1981 में है मिडनाइट चिल्ड्रन, और मिडनाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया था? सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद है होटल डू लुक, ठीक है, होटल डू लैक है, ठीक है, होटल डू लैक वो जो है 1984 में जो है किसके द्वारा लिखा गया था? अनीता बुनकर के द्वारा, ठीक है, अनीता बुनकर के द्वारा। आगे बताना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति राय। और अरुंधति राय को कब मिला था मैन बुकर? 1997 में मिला था। अरुंधति राय को कब मिला था? 1997 में, ठीक है। आगे बताना है, इन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक बताना है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ किरण देसाई के द्वारा लिखा गया था। कब इसे जो है क्या बोलते हैं, मैन बुकर पुरस्कार मिला है ना ये द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को? 2006 में मिला है, जो कि किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। आगे है द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा हो जाएंगे। कब लिखा गया था पुस्तक ये? कब इसे पुरस्कार मैन बुकर मिला था? 2008 में। टोटल आपको हम 6 बुक का नाम बताए। इन अ फ्री स्टेट के लेखक बताइएगा बीएस नायपाल, ध्यान से सुनिएगा। मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक सलमान रश्दी। आगे बताना है होटल डू लैक के लेखक अनीता बुनकर, ठीक है। आगे बताए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति राय। और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक किरण देसाई। और आगे बताए द व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा, ठीक है। कुछ ज्यादा भारी हो रहा है ना, स्पीडी देखे तो यही है। बताइए, दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसीराम, मेघालय हो जाएगा, सही है। आगे बताना, ग्रीनलैंड जो है किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ग्रीनलैंड जो है किसके अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। और ग्रीनलैंड पे किस देश का अधिकार है? डेनमार्क का अधिकार है, सही है। आगे आपको बताना है, महमूद बेगदा जो था ये कहाँ का शासक सुल्तान था? महमूद बेगदा जो था ये कहाँ का शासक था? ये गुजरात का था, गुजरात का क्षेत्रीय साम्राज्य का था। आगे आपको बताना है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है, सही है। आगे बताना है आपको, यौगिक जो है CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर ना, CaOCl2 क्या हो जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा, ठीक है। विरंजक चूर्ण इसी को बोलते हैं, ठीक है। आगे बताना, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा? निकोला टेस्ला के द्वारा। एक्सरे का खोज रोंटगन के द्वारा, ठीक है। आगे बताना, कामसूत्र के लेखक वात्सायन हो जाएंगे, सही है। आगे बताना है, वित्त आयोग जो है ये कैसा निकाय है? अर्धन्यायिक निकाय है। वित्त आयोग कैसा निकाय है? अर्धन्यायिक निकाय है, यानी कैसा संस्था? अर्धन्यायिक है। वित्त आयोग का नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है?
280 ना। वित्त आयोग की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत करता है। आगे बताना, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। आगे बताना, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत है? 22 भाषा स्वीकृत है, सही है। आगे बताना है, आधुनिक ओलंपिक खेल जो है ये कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? 16 दिन के लिए। आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं, सही है। आगे बताना है, द डार्क महाद्वीप के नाम से किसे जानते हैं? अफ्रीका को, यानी इसी को हिंदी में अंध महाद्वीप बोलते हैं। मेड इन ओवर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से हो जाएगा, सही है। आगे बताना है आपको, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक जो है किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया से। किस अनुच्छेद में इसकी चर्चा है? अनुच्छेद 108 में इसकी चर्चा है। कब में, किसमें है? 108 में। और आपको बताना, संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? 118 के 4 के तहत। जी। आगे बताना, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को जो है किस नाम से जानते हैं? फरीद। शेरशाह सूरी को जो है बचपन का नाम फरीद खां था ना, ठीक है। आगे बताना, भारतीय शोध संस्थान जो दक्षिण गंगा कहाँ स्थापित है? ये जो हो जाएगा कहाँ? दक्षिण गंगोत्री में हो जाएगा। यानी भारतीय शोध संस्थान दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थापित है? अंटार्कटिका में। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका। क्या दिक्कत है? ठीक है। आगे बताना है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना है? 11 है, सही है। आगे बताना, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था, सही है। आगे बताना, हरिहर और बुक्का ने जो है प्रसिद्ध साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था? 1336 में बताया। विजयनगर साम्राज्य पे कुल कितने वंशों ने शासन किया? 5 की 4 ना। कौन कौन? संगम, सालूब, तुलुब, अराबीडू। कौन हो जाएगा? संगम, सालूब, तुलुब और अराबीडू, ये 4 वंशों के द्वारा शासन किया गया था। संगम वंश के संस्थापक बताइए? हरिहर बुक्का। सालूब वंश के संस्थापक बताइए? सालूब नरसिंह। सालूब वंश के संस्थापक सालूब नरसिंह। और आगे बताना, तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह हो जाएगा। और अराबीडू के वंश के संस्थापक तिरुमल। रंग तृतीय जो है अंतिम शासक है वो, ठीक है। आगे बताना, प्रसिद्ध किताबुल हिंद की रचना किसके द्वारा किया गया था? अल बरूनी के द्वारा किया गया था। और किताबुल यामिनी का रचना किसके द्वारा? उतबी के द्वारा। किताबुल यामिनी की रचना किसके द्वारा? उतबी के द्वारा। और किताबुल हिंद की रचना अल बरूनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखा, राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान के क्यावीं अनुसूची में व्याख्यात? शपथ या प्रशासन क्यावीं अनुसूची में है? तीसरी में होगा। आप जानते हैं 2-3 में कंफ्यूजन सभी को था, ठीक है। याद कैसे रखिएगा, देखिए आपको नहीं आपको बताइए, यदि हम काम पे लगाए, क्या अनुसूची क्या होता है? संविधान में टोटल 12 अनुसूची है, जिसमें सभी के बारे में व्याख्या किया गया है। कि पहली अनुसूची में जो है किसकी चर्चा की गई है? भारत राज्यों का संघ है, यानी संघ राज्य क्षेत्र के नामों के बारे में उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में यदि हम बात करते हैं तो वेतन भत्ता का उल्लेख है। और तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। हम सभी 12 का 12 आप सभी को अभी याद करवा देते हैं, परेशान नहीं होइए। पहले आपको देखिए, आपको क्या बताए? पहला अनुसूची भारत राज्यों का संघ, यानी संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में व्याख्या किया गया है। दूसरी अनुसूची में जो है वेतन और भत्ता। अगर वेतन भत्ता आपको हम नहीं बताएंगे, आपको हम काम पे लगाए, कंफ्यूजन क्या होता है कि शपथ ग्रहण 2 में होगा कि 3 में होगा, ठीक है। जान लीजिए, जब तक आपको ये नहीं बता दे कि आपको कितना पैसा देंगे हम, तब तक आप शपथ खा लीजिएगा। कहने का मतलब आपको काम पे हम लगा दिए। काम पे लगाने के बाद हम बोलते हैं आप पहले शपथ ग्रहण करिए, सैलरी बाद में तय करेंगे। आपको शपथ दिलवा दिए कि नहीं आप ईमानदारी से काम करेंगे, हम कहेंगे 2000 का महीना देंगे, आप काम करिएगा? नहीं ना, बस वही चीज है। तो ये समझना है कि पहले शपथ ग्रहण, फिर जाके जो है पहले वेतन भत्ता क्लियर करेंगे, तब जाके हम शपथ लेंगे।
ठीक समझ रहे हैं ना। तो पहले वेतन भत्ता क्लियर, यानी दूसरी अनुसूची में क्या है वेतन भत्ता, और तीसरी में क्या हो जाएगा शपथ हो जाएगा। यहाँ तक 1 2 3 तक क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं चौथी अनुसूची में। तो चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यों में जो राज्यसभा का सीटों का आवंटन है, ठीक है, यानी सीट राज्यसभा का सीटों का आवंटन यानी बंटवारा। पांचवी अनुसूची में क्या है बताना। तो पांचवी अनुसूची की यदि हम बात करते हैं तो पांचवी अनुसूची में जो अनुसूचित जाति तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में व्याख्या की गई है। क्या है पांचवी अनुसूची में, अनुसूचित जाति जनजाति तथा इसके प्रशासन के बारे में व्याख्या है पांचवी अनुसूची में। आगे छठी अनुसूची में जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्यों के जो है विशेष प्रावधान जो दिया गया है ये 4 राज्य का। किसमें किसमें, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद कैसे रखना, AMTM, ध्यान रखना है क्या, AMTM, यानी ए से असम, M से मेघालय, तिर से त्रिपुरा और M से मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम याद रहेगा। 4 राज्य होगा क्या अनुसूची में, 6 राज्य। छठी अनुसूची में हो गया जिसको व्याख्या जो मतलब यानी विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। आगे बताना सातवीं अनुसूची में क्या है, सूची संबंधित तो केंद्र एवं राज्य के मध्य जो है शक्तियों का बंटवारा। क्या हो जाएगा सातवीं अनुसूची में, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है उसी को हम बोलते हैं संघ। इसी सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, यानी सभी में बंटवारा किया गया है कौन सा विषय किस सूची का विषय है। 7 तक क्लियर हुआ। 8वीं अनुसूची बताना है, भाषा हो जाएगा 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची बताना है भूमि सुधार। तो 9वीं अनुसूची को जो है मूल संविधान में वैसे 8 अनुसूचियां थी और लास्ट में जो यानी कहने प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत। इसमें क्या है 9वीं अनुसूची में, भूमि हस्तांतरण संबंधित कानून है। क्या है, भूमि हस्तांतरण संबंधित कानून है। आगे 10वीं अनुसूची बताना है, 2 से 10वीं, 2 से दल बदल विरोधी अधिनियम। क्या होता है समझते हैं ना, कि किसी पार्टी की दूसरे पार्टी का झंडा दिखा के हम बाद में चुनाव जीत लिए फिर पार्टी बदल लिए, उसी को दल बदल कहा जाता है। और दल बदल विरोधी अधिनियम जो है ये क्या में संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था अनुसूची। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया था। क्या भी अनुसूची में, 10वीं में। दल बदल क्या भी हो जाएगा 10वीं। 11वीं अनुसूची क्या हो जाएगा, पंचायती राज की व्यवस्था की गई है पहले क्या भी अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। और इसे कब जोड़ा गया था, 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 तक जो है 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में कुल विषयों की संख्या कितनी है, 29 विषय। 12वीं अनुसूची में कितना विषय है, 18 विषय। और 12वीं अनुसूची को जोड़ा कब गया था, 1992-93 ही देता है, जो कि 74वां संविधान संशोधन 1993। ठीक है, आप बता ही दिए 12वीं अनुसूची में कुल विषय की संख्या 18। बोलिए क्या कंफ्यूजन है, क्यों नहीं हो सकता। एक साल में 4 बार संविधान में काहे संशोधन करेंगे, हम क्या बता रहे नहीं समझ रहे। एक बार में हम संविधान में 5, एक साल में हम 5 बार क्यों नहीं संशोधन कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो वही चीज है। अरे 92-93 कोई ऑप्शन में एक ही रहेगा, जान लीजिए। ठीक है जी, कोई एक ही रहेगा। आज के लिए इतना ही छोड़ दे। ठीक है, हो गया, लिखा हुआ हो गया गौतम जी। ठीक है, दीजिए OMR दीजिए, होमवर्क लिखवाइए।